हेलो नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि हमको बनना है सिविल जज, एडीपीओ, लॉ ऑफिसर। तो उसी का ये क्लास है, हमारी ऑफलाइन क्लास है और लास्ट में वीडियो बनाया जा रहा है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और ये हमारी सीआरपीसी की 29 क्लास है। और इसमें हम जो है वो हमारा टॉपिक है उद्घोषणा एवं कुर्की, है ना। उद्घोषणा एवं, ये नहीं बताया तुम लोग, है ना, इतनी बड़ी गलती किए थे। उद्घोषणा एवं कुर्की। तो उद्घोषणा एवं कुर्की का प्रावधान धारा 82 से लेकर के 86 तक में है। तो इसमें पूरी धाराएं आज नहीं बता रहा हूँ। मेरा थोड़ा सा ये रहता है कि कम कम बताऊँ, अच्छा बताऊँ, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठती जाएँ और एक समय ऐसा आए कि पूरी की पूरी सीआरपीसी, पूरा की पूरा लॉ जो है वो एक कहानी के रूप में आपके सामने आ जाए, है ना। तो ये लॉ एक कहानी ही है, उसमें कुछ फैक्ट हैं, ऐसे धारा हमको थोड़ा दिमाग में रखना है। बाकी एक कहानी है कि ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो भाई कुछ ऐसा होता है, जैसे कि हमने बताया कि हम अध्याय 6 पढ़ा रहे हैं अभी। अध्याय 6 में हमने जो प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को अगर न्यायालय जो है वो ये चाहता है कि अपने पास उसको हाजिर कराया जाए और वो व्यक्ति हाजिर नहीं हो रहा है, अगर हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो रहा तो न्यायालय कुछ प्रक्रिया अपनाता है। जैसे हमने बताया था, सम्मन जारी करता है ना, उसकी तामीली करता है और सम्मन के माध्यम से वो व्यक्ति न्यायालय में हाजिर हो जाता है। फिर दूसरी स्थिति बताई थी हमने कि वारंट जारी करता है, गिरफ्तारी वारंट। जैसे कोई अभियुक्त टाइप का व्यक्ति है ना, तो उसको जो है वो गिरफ्तारी वारंट जारी करेगा और उसके माध्यम से न्यायालय में पेश करवाएगा। अब तीसरा माध्यम जो है इस अध्याय में है वो है आपका उद्घोषणा और चौथा माध्यम है कुर्की। तो ये कड़े कदम हैं, विशेष मामलों में ही ये उठाए जाते हैं, न्यायालय इस बात का ध्यान रखता है। तो चलिए प्रावधान है क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उद्घोषणा की। तो उद्घोषणा है क्या। तो उद्घोषणा न्यायालय द्वारा एक लिखित आदेश है ना, जिसका एक विधिक से, एक निश्चित रीति से जो है प्रकाशन कराया जाता है ताकि उस व्यक्ति को जानकारी में आ जाए और इसके माध्यम से जो है वो फरार व्यक्ति को एक निश्चित तारीख को, है ना, न्यायालय के सामने पेश करने के लिए जो है वो कहा जाता है। तो यही आपकी उद्घोषणा है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए, उद्घोषणा संबंधी प्रावधान हमारे किस धारा में है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो धारा 82 में है। उद्घोषणा संबंधी प्रावधान हमारी धारा 82 में है। तो ये वो स्थितियाँ बताती है कि कब न्यायालय जो है उद्घोषणा किस तरह जारी करता है। चलिए हम देखते हैं। तो जहाँ न्यायालय का ये समाधान हो जाता है ना, न्यायालय का ये समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, तो उस गिरफ्तारी वारंट का पालन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो अपने आप को गिरफ्तार होने से छुपा रहा है या जो है वो फरार हो गया है। तो फरार होना मतलब जहाँ पे मामूली तौर से वो रहता है उस स्थान से काफ़ी समय के लिए जो है वो हट जाना। किसी एक दिन के लिए हटना जो है फरार की श्रेणी में नहीं आता है, ऐसा माननीय न्यायालय ने कई मामलों में कहा है। तो यदि ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है उस वारंट से बच रहा है, छिप रहा है, फरार हो गया है, तब न्यायालय जो है वो क्या करता है, लिखित उद्घोषणा जारी करता है ना। और ऐसी उद्घोषणा में हमने बताया कि ऐसी उद्घोषणा में एक समय रहता है कि उसको जो है वो किस समय पर और किस स्थान पर, है ना, किस समय और किस स्थान पर जो है वो न्यायालय में हाजिर होना है। और एक स्थान, एक टाइम दिया जाता है उसको। तो कभी कभी पूछे कि उद्घोषणा की अवधि कितनी होती है, तो उद्घोषणा की अवधि संबंधी प्रावधान इस धारा में नहीं किया गया है, ना कोई अवधि होती है। ये जरूर कहा गया है कि उद्घोषणा में जो हाजिर होने की तारीख है वो उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अंदर की नहीं होनी चाहिए। माने कि यदि हमने आज प्रकाशन किया उद्घोषणा के न्यायालय द्वारा, तो 30 दिन बाद, है ना, 30वें दिन या 30 दिन बाद की कोई तारीख होनी चाहिए कि इस तारीख को न्यायालय में हाजिर होना है। अब हम बात करते हैं कि भाई उद्घोषणा तो जारी करता न्यायालय, तो उद्घोषणा का प्रभाव कब होगा, उद्घोषणा प्रभावी कब होगी, जब जिस व्यक्ति के खिलाफ उद्घोषणा जारी की गई है उसकी जानकारी में आ जाए। तो इसलिए हमारी सीआरपीसी की धारा 82 में प्रकाशन की एक रीति बताई गई है। तो वो रीति क्या क्या है, चलिए हम देखते हैं। तो उद्घोषणा में उपस्थित होने की तरह, है ना, ये बात हमने बता दी। तो ये ध्यान रखना आपको, 30 दिन के अंदर की हाजिरी डेट नहीं होगी। उद्घोषणा में हाजिरी डेट जो है वो 30 दिन के अंदर की नहीं होगी। फिर हम चले देखते हैं, अगला है आपका
कि लिखित उद्घोषणा का प्रकाशन किस तरह से होगा, है ना। तो लिखित उद्घोषणा का प्रकाशन किस तरह से होगा, तो पहला आपका है उस ग्राम या नगर में, है ना, उस ग्राम या नगर में जिस पर ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है ना, साधारणतः निवास करता है। तो उसके घर के बाहर कहीं ऐसे सहज दिखने वाले भाग पर जो है वो उस उद्घोषणा की कापी को जो है वो एक कापी जो है वहाँ पे लगा दी जाएगी, चिपका दी जाएगी। इसके ऊपर लाभाषा बोल सकते हैं चस्पानगी, क्या बोल सकते हैं, चस्पानगी कर दी जाएगी। दूसरी प्रति क्या की जाएगी कि उस व्यक्ति के, है ना, जहाँ वो व्यक्ति रहता है, निवास करता है, तो उसके ग्राम या नगर, कोई भी हो सकता है, ग्राम हो सकता है या नगर हो सकता है, तो ग्राम या नगर के किसी ऐसे स्थान पर जो कि सहज रूप से हमको दिख जाए, जो कि सहज रूप से हमको जो है वो दिख जाए, तो उसमें लगा देगा, है ना, उसमें चिपका दी जाएगी। और तीसरा क्या करता है, तीसरी प्रति जो है वो जो जिस न्यायालय ने उद्घोषणा जारी की है, जिस न्यायालय ने उद्घोषणा जारी की है, तो उसका एक कक्ष होगा, उसके कक्ष की जो बाहरी दीवार जो सहज दिखती है ना, उस पटल पर जो है वो उसको एक कापी लगा दी जाएगी। 3 तो ये जरूरी किया जाएगा, लेकिन अगर न्यायालय ये जरूरी समझता है, न्यायालय क्या समझता है, न्यायालय जरूरी समझता है कि चलो भाई इसका किसी दैनिक अखबार में जो है वो प्रकाशन भी कर दिया जाए, तो न्यायालय ये आदेश कर सकता है कि ऐसी उद्घोषणा का जो है वो उस क्षेत्र में जहाँ पे ऐसा फरार व्यक्ति की संभावना है, तो उस क्षेत्र के जो है वो किसी एक दैनिक, यहाँ याद रखना साप्ताहिक पेपर नहीं है, दैनिक पेपर में जो है वो उसका प्रकाशन भी कर दिया है। तो आप लोगों ने देखा होगा, आप पेपर देखिएगा जहाँ पे सूचना रहती है वहाँ पे इस तरह की घोषणा आपकी छपी हुई होती हैं, है ना, कि ये गुना द्वारा आपको आदेश दिया जाता है कि इस तारीख को इस स्थान पर आप जो है वो हाजिर हो जाने के आपके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी, है ना। तो इतना तो आपका ये इसमें आ गया आपका धारा। अब हम बात करते हैं धारा 83 की। तो धारा 83 में फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की, फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। तो कुर्की उद्घोषणा के बाद अगला कदम है, या उद्घोषणा के साथ साथ जो है कुर्की का आदेश दिया जा सकता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि क्या उद्घोषणा जारी करने के बाद, वेट करने के बाद कुर्की का आदेश दिया जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुर्की के साथ साथ जो है वो उद्घोषणा के साथ साथ जो है वो न्यायालय कुर्की का भी आदेश दे सकता है। उसकी कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन हमारी धारा 83 में बड़े सरल भाव से बताई गई हैं, उसको हमने बड़े सरल भाव अपने शब्दों में लिखा भी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो लेखबद्ध कारण देते हुए न्यायालय जो है वो कि भाई कुर्की उद्घोषणा के साथ जो है वो संपत्ति कुर्की क्यों कर रहा है वो, तो इस आशय का लिखित आदेश है ना, लिखबद्ध करते हुए कि किस कारण से कर रहा है, कारण लिखते हुए न्यायालय क्या कर सकता है, उद्घोषित व्यक्ति की जंगम और स्थावर, तो इसको अपन चालू भाषा में क्या बोलेंगे, चल और अचल। जंगम आपकी क्या है, चल है, स्थावर आपकी क्या है, अचल है ना। तो इन शब्दों को भी जानिए, और इनके सरल शब्द है चल और अचल, माने ऐसी संपत्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाई जा सकती हैं, उसको क्या बोलते हैं, चल बोलते हैं। ऐसी संपत्ति जो भूमि है, भूमि से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, दीवार हैं, कोई स्थायी रूप से जुड़े हुए पेड़ पौधे हैं, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, ये सभी संपत्तियां कैसी हैं आपकी, अचल हैं, माने कौन सी हैं, स्थावर है। तो न्यायालय जो है वो ये आदेश कर सकता है कि ऐसे फरार व्यक्ति की या उद्घोषित व्यक्ति की चल और अचल संपत्ति को जो है वो कुर्की का आदेश दे दे, है ना, कुर्की का आदेश जारी कर सकता है। फिर आगे देखते हैं, तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी आया है ये कि क्या उद्घोषणा और कुर्की साथ साथ जारी किया सकते हैं, उद्घोषणा कुर्की का आदेश जो है साथ साथ दिया जा सकता है, तो आंसर क्या होगा, हाँ दिया सकता है। किस धारा के अनुसार, धारा 83 के अनुसार। उसकी कंडीशन हम बता रहे हैं, तो उसको ध्यान से देखिएगा। उद्घोषणा के साथ साथ कुर्की का आदेश भी न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है, यदि न्यायालय का ये समाधान हो जाए, कैसे माध्यम से, शपथ पत्र के माध्यम से, माने एफिडेविट के माध्यम से, या अन्यथा, है ना, कि ऐसा उद्घोषित व्यक्ति, है ना, या ऐसा व्यक्ति जो फरार है ना, वो क्या करने वाला है कि अपनी संपत्ति, है ना, जो उसकी संपत्ति है, चल कोई भी हो सकती है, उसका बयान करने वाला है। बयान का मतलब यहाँ पर हम समझा दें कि विक्रय कर सकता है, या किसी को दान दे सकता है, या किसी के नाम संपत्ति कर सकता है, या उसको गहन रख सकता है। तो इन तमाम तरह की प्रक्रिया, जो संपत्ति अंतरण की रीतियां हैं आपकी, हम पढ़ेंगे आगे चल करके, संपत्ति अंतरण अधिनियम में हम पढ़ेंगे इसको। तो माने कि कुल मिला के अपने पास से दूसरे के पास हटाना चाहता है वो, ताकि उस संपत्ति की कुर्की से बच जाए। तो ये ऐसा कर रहा है, ये दूसरा काम क्या कर रहा है, वो उस संपत्ति को जो है वो
जो न्यायालय है उसके क्षेत्राधिकार से जो है वो हटाने वाला है। तब ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है वो उद्घोषणा के साथ साथ जो है वो कुर्की का भी आदेश कर सकता है। बात समझ में आ गई। दो कंडीशन है, एक कंडीशन क्या है कि अपनी संपत्ति वो बैन करने वाला है, मतलब किसी दूसरे को देने वाला है, दूसरे के नाम करवाने वाला है, विक्रय करने वाला है, ऐसा करके वो उस संपत्ति को कुर्की से बचाना चाह रहा है। या दूसरा क्या है कि अपनी संपत्ति को जो है वो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हटा रहा है। तो न्यायालय क्षेत्राधिकार से संपत्ति बाहर हटने से न्यायालय को थोड़ा दिक्कत होगी कुर्की करने में, उसकी है ना, प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो उद्घोषणा के साथ साथ जो है वो उसकी संपत्ति की कुर्की का भी आदेश दे सकता है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम बताते हैं कि कुर्की किस तरह से होती है ना, कुर्की किस तरह से होती है। तो पहली बात तो याद रखिए कि कुर्की जो है वो चल अचल माने जंगम और स्थावर दोनों संपत्ति कुर्की हो सकती है। तो कुर्की के तरीके क्या हैं, तो यदि कोई संपत्ति चल या अचल है ना, और तो उसकी कुर्की कैसे होगी, या तो अभिग्रहण, न्यायालय उसको अपनी अभिरक्षा में न्यायालय उसको अपने पास में ले लेगा, है ना, कि अब हमारे है कोई भी व्यक्ति इसको बेच नहीं सकता, है ना, कोई इसका उपयोग नहीं कर सकता, अपने में ले लेगा। या दूसरा तरीका है कि रिसीवर नियुक्त कर देगा, वो पूरी उसकी देखभाल करेगा, है ना, मैंने संपत्ति कुर्की कर ली गई और रिसीवर की देखरेख में उसको रख दी गई। और यहाँ पे हम थोड़ा सा बता दें कि जो रिसीवर शब्द हम सीपीसी में मिलेगा, आपको बहुत कस के मिलेगा ये। तो रिसीवर की व्यापक शक्तियाँ हैं, तो रिसीवर की वही शक्तियाँ होंगी जो हमारी सीपीसी में है ना, सिविल प्रक्रिया संहिता में रिसीवर की शक्तियाँ दी गई हैं। उन शक्तियों का प्रयोग जो है कौन कर सकता है, जिस रिसीवर की नियुक्ति की गई है। तीसरा स्थिति क्या है कि जिस व्यक्ति की संपत्ति है, माने उद्घोषित व्यक्ति पर इस तरह का रोक लगा देगा कि आप किसी को संपत्ति ये दे नहीं सकते, किसी प्रकार से संपत्ति का बयान नहीं कर सकते, आपको रोका जाता है ना आप बिक्री करोगे, ना किसी दूसरे के नाम करोगे, इस तरह का आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसको जो उद्घोषित व्यक्ति को संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने पर जो है वो रोक लगाने का आदेश दे करके। और चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि यदि कोई अचल स्थावर संपत्ति है और वो संपत्ति किस तरह की है, वो संपत्ति इस तरह की है कि उस संपत्ति पर जो है वो राज्य सरकार जो है राजस्व लेती है ना, वो संपत्ति राज्य सरकार को राजस्व देती है। तो राजस्व देने वाली अगर कोई स्थावर संपत्ति है तो उसकी कुर्की जो है वो किस तरह की जाएगी। तो ये क्वेश्चन बनता है किसके माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से, है ना, मैंने कलेक्टर को बताया जाएगा कि संपत्ति कुर्की करना है, फिर कलेक्टर के माध्यम से उस संपत्ति की कुर्की होगी यदि वह स्थावर संपत्ति है और राज्य को जो है वो राज्य सरकार को क्या कर रही है, उससे राज्य सरकार राजस्व ले रही है ना, वो संपत्ति राज्य सरकार को जो है वो राजस्व दे रही है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। हाँ, एक चीज़ और इसमें बताना चाहिए, हमको लिखा हुआ है कि अगर कुर्की की गई संपत्ति कैसी है, जीव धन है, माने कोई पशु हैं, बकरियां हैं, भेड़ हैं, घोड़े हैं, गाय हैं, है ना, तो ऐसी संपत्ति कुर्की अगर न्यायालय अपने पास रख नहीं सकता, नहीं तो न्यायालय क्या बन जाएगा, गौशाला बन जाएगा, है ना, कैसे देखरेख करेगा, बड़ी दिक्कत जाएगी। तो यदि जीव धन है या कुछ संपत्ति ऐसी हो सकती है जो कि शीघ्र ही नष्ट होने वाली हैं, जैसे कि भरा हुआ टमाटर का ट्रक जब्त कर लिया न्यायालय ने। अब टमाटर ऐसा है कि अगर उसको हम अपने पास रखे रहेंगे तो क्या होगा, खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो न्यायालय अगर उचित समझता है कि स्वामी के हित में ये होगा कि इस टमाटर को बेच दो और जो पैसा आए उससे जो आगम आए उसको अपने पास रख लो, उसको अपने पास जो है वो रख लो। तो न्यायालय जो है वो यदि उसका समाधान हो जाए कि संपत्ति जीव धन है या शीघ्र नष्ट होने वाली है, तो उसको संपत्ति को बेच करके विक्रय का आदेश करके और जो विक्रय से राशि प्राप्त होगी उसको वो अपने पास रख लेगा। हम आज तो मूड में थे कि पूरा पढ़ा दें 86 तक, लेकिन नहीं आया, बच्चे भी कुछ लेट किए, आज हम भी क्लास कुछ कारण से लेट ले पाए। तो इसके आगे क्या है कि और प्रोविज़न है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो अगले क्लास में जो हमारी क्लास होगी 29वीं क्लास, तो उसमें हम आपको अभी हमने 2 धाराएं बताई हैं, धारा 82 और 83, तो धारा 84, 85 और 86, कल 3 धाराएं आपको हम जो है बताएंगे। बड़ी महत्वपूर्ण धाराएं हैं, उनसे क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ये हम आपको बताएंगे।